फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का एक चैप्टर। नॉर्मली ये आपके 12th क्लास की बायोलॉजी के सिलेबस में है। आमतौर पर हम इसे जेनेटिक्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये चैप्टर अलग नाम से दिया हुआ है। हम शुरुआत करेंगे आनुवांशिकी जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स, जिसको कि हम हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी के अध्ययन में, नीट परीक्षा की तैयारी में, इवन बोर्ड के एग्जाम में, हर जगह बायोलॉजी में जेनेटिक्स का अपना एक अलग महत्व है। एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो 12th सिलेबस में दूसरे नंबर की यूनिट का नाम दिया है जेनेटिक्स एवं इवोल्यूशन, आनुवांशिकी एवं उद्विकास। ठीक है, और जेनेटिक्स को वहां हमें दो अलग अलग बड़े बड़े चैप्टर में बांट रखा है। जेनेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसको हम जेनेटिक्स पार्ट 1 भी कहते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हिंदी में अगर बात करें तो वंशानुगति एवं विभिन्नताओं के सिद्धांत। और एक दूसरा चैप्टर और है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुगति का आणविक आधार। ठीक है, तो इस तरह से दो हिस्सों में बटा है। पहले हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशानुगति एवं विभिन्नताओं के सिद्धांत। देखिए, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा पहला चैप्टर है, ये हमें जेनेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट को बताएगा। क्या सिद्धांत है, किस पर ये वंशानुगति विभिन्नताएं आधारित है। ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5-7 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स अपने आप में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, और काफी मॉडर्न एस्पेक्ट भी कहा जाता है। जेनेटिक्स के हम 3 बड़े हिस्से लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक जो क्लासिकल जेनेटिक्स होती है। ठीक है, हम 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं, मेंडल और उनके कार्य। क्लासिकल जेनेटिक्स के बाद मॉर्गन से आधारित क्रोमोसोमल जेनेटिक्स होती है, और ये दोनों ही हिस्से हमारे इसी चैप्टर में है। फिर उसके बाद हम जेनेटिक्स को आणविक स्तर पर ले आते हैं, तो हमारा वो अगला चैप्टर है जिसमें हम डीएनए के आधार पर जेनेटिक्स को समझते हैं। तो ये 3 तो हिस्से हो गए। उसके बाद एक चौथा हिस्सा जो बिल्कुल इसका आधुनिकतम स्वरूप है, और वो है बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी। वो भी हमारा एक अलग इकाई के रूप में अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई सी हैं। ठीक है, हम सबसे पहले आज हम जेनेटिक्स को शुरू करेंगे और उसके आधारभूत तथ्यों को समझते हैं। जो ये जेनेटिक्स नाम हम आज यूज करते हैं, ये जेनेटिक्स नाम 1905 में विलियम बेटसन द्वारा दिया गया है। विलियम बेटसन ने एक अत्यंत प्रचलित टर्म जीन से इस शब्द को बनाया, जेनेटिक्स। ठीक है, जीन से जेनेटिक्स बनाया गया। अब आप देखिए, जेनेटिक्स शब्द का ये नामकरण 1905 में हुआ है। अगर हम आज से गिने तो करीब 115 साल पहले, समझिए। ठीक है, लेकिन आप देखिए, क्या हम ये मान के चलें कि भाई जेनेटिक्स 115 साल पुरानी ही है? तो ऐसा नहीं है। ये नाम जेनेटिक्स जरूर 115 साल पहले आया है, लेकिन आनुवांशिकी के अध्ययन तो सैकड़ों सालों से है। संभवतः आप ये कह सकते हैं कि जब मानव ने वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन शुरू किए, विज्ञान का अध्ययन शुरू किया, जीव विज्ञान का अध्ययन शुरू किया, तो संभवतः कहीं वहीं से ही, शुरुआत से ही इसका भी अध्ययन आरंभ हुआ होगा। हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन शुरुआत से ये चीजें थी। यद्यपि जेनेटिक्स की चीजें पहले इतने अच्छे से अध्ययन नहीं की जा सकी, और 19वीं शताब्दी में ग्रेगर जॉन मेंडल के कार्यों के मिलने के बाद ही हम जेनेटिक्स को सही मायने में समझ पाए। और अनफॉर्चुनेटली मेंडल ने अपने काम तो 1855 से 1865 के बीच में किए, लेकिन उस समय भी मेंडल के कार्य लोगों के ध्यान में नहीं आए और समझे भी नहीं जा सके, और ये कई वर्षों तक छिपे रहे, जैसा कि आपने सुना भी होगा। सन 1900 में, 20वीं शताब्दी की 20th सेंचुरी की शुरुआत में बाय चांस ये मेंडल के कार्य की पुनर्खोज होती है, और वहीं से जेनेटिक्स की विधिवत शुरुआत मान सकते हैं। सन 1900 से 1905 में फिर ये नाम आता है। तो अगर देखा जाए तो कार्यात्मक रूप से अगर हम देखें तो जेनेटिक्स का वास्तविक अध्ययन सब कुछ इन पिछले 100-125 साल में ही हुआ है। हालांकि जेनेटिकल अध्ययन, आनुवांशिकी के अध्ययन का प्रयास सैकड़ों वर्षों से रहा,
इस क्रियाविधि, इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश पहले के कई वैज्ञानिकों ने की, लेकिन पहले वो लोग सफल नहीं हो पाए और हमें सही कार्य मिलते हैं मेंडल से। ठीक है, तो जेनेटिक्स का देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, सब कुछ इन लास्ट के 100 वर्षों में किया गया काम लगता है। एक काफी मॉडर्न पार्ट है बायोलॉजी का, थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी है, समझने के कंसेप्ट भी हैं, सारी बातें हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको चैप्टर दिया और एनसीईआरटी में जैसे कि हर चैप्टर उसी तरह से इस चैप्टर को भी बड़े ही सारगर्भित रूप से लिखा गया है। आप देखेंगे क्लास में हमें चीजें समझने के लिए थोड़ा इलेबोरेट करके चीजें समझेंगे और उसका एक निष्कर्ष केवल एनसीईआरटी में मिलेगा। तो कृपया ये न समझे कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वही हमारा सिलेबस है, उससे एक लाइन बाहर नहीं पढ़नी है। वो हमारी छोटी क्लास वाली मानसिकता हमें छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, एनसीईआरटी में निष्कर्ष है, सिलेबस आउटलाइन है कि भाई ये चीज आपको पढ़नी है, लेकिन उसका एक विस्तृत स्वरूप पढ़ना पड़ेगा तभी वो समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि आखिर जेनेटिक्स क्या है और उसमें अध्ययन किस प्रकार का होता है। ठीक है, जेनेटिक्स की डेफिनेशन अगर हम कहें तो वैसे तो कई तरह से परिभाषित होता है। एक जो सबसे सामान्य परिभाषा आनुवंशिकी की है वो है हेरिडिटी एवं वेरिएशन का अध्ययन। ठीक है, हेरिडिटी जिसे हम वंशानुगति कहते हैं, वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं। चैप्टर का नाम भी यही है। ठीक है, वंशानुगति और विभिन्नताओं के सिद्धांत। दरअसल वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन ही आनुवंशिकी कहलाता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये दो शब्द हैं और इन दोनों शब्दों को जब हम समझेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि जेनेटिक्स में आखिर अध्ययन क्या और किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी या हिंदी में कहें वंशानुगति। देखिए, इसको वंशानुगति भी बोलते हैं, कई जगह बुक्स में, इवन एनसीईआरटी में वंशागति भी लिखा है। दोनों शब्द सही हैं, वंशानुगति भी सही है और वंशागति भी सही है, बात एक ही है, दोनों पर्यायवाची है। ठीक है, एक प्रश्न तो हमारे दिमाग में पहले भी उठना चाहिए कि जब 1905 में जेनेटिक्स नाम आया तो उससे पहले जेनेटिक्स के इस अध्ययन को क्या कहा जाता रहा होगा। ये बात भी सोचने लायक है, क्योंकि हम कह रहे हैं अध्ययन तो पहले से ही चला आ रहा है, लोग बाग कोशिश तो कर ही रहे थे। तो देखिएगा, जेनेटिक्स का पुराना नाम अगर आप कहें तो और कुछ नहीं, उसे हेरिडिटी, वंशानुगति के नाम से जाना जाता है। हेरिडिटी अंग्रेजी का एक सामान्य शब्द है जो आमतौर पर किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी घटित होने वाली या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली चीजों को दर्शाने के लिए करते हैं। कई बार अच्छे पढ़े लिखे लोगों द्वारा ये हम शब्द वैसे ही बोलचाल की भाषा में देख सकते हैं कि भाई क्या करें, ये तो हमारे परिवार की हेरिडिटी है, ये तो हमारी खानदानी परंपरा है। जो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी होती हुई, स्थानांतरित होती हुई दिखाई दे रही, उनके लिए ये शब्द काम आता है। देखिए, कहीं ना कहीं वंशानुगति और आनुवंशिकी की शुरुआत भी वहीं से होती है। जैसा मैंने कहा कि मानव ने जब जीवों का अध्ययन आरंभ किया तो मानव ने भी देखा कि जीव का अपना एक जीवन चक्र होता है और वो जन्म लेता है, मृत्यु होती है उसकी, और अपने जीवन काल में वो जनन करके संततियां उत्पन्न करता है। एक पूरी प्रक्रिया है। ये बात तो हमें दिख ही रही थी, ये बहुत आरंभ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में देखा गया कि जब जीव जन्म लेता है, वयस्क होता है, और फिर जब वो संततियां उत्पन्न करता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, देखा यह गया कि जो संततियां उत्पन्न हुई, आश्चर्यजनक रूप से देखने वाली बात यह थी कि उनकी संततियां अपने पैतृकों उनके जैसी ही थी। और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यही होता आया कि पैतृक अपनी संततियां जो उत्पन्न करते हैं वो काफी कुछ उनसे मिलती जुलती होती है। ये देखा गया कि इंसानों से हमेशा इंसान ही पैदा होते हैं, तो एक एलिफेंट से हमेशा एलिफेंट ही पैदा होता है, अपने जैसे ही संततियां बनती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसानों को चिड़िया पैदा हुई। ठीक है, तो आप देखिए, एक साधारण सा ऑब्जर्वेशन था और यहीं से कहीं जेनेटिक्स निकली होगी। मानव का ये प्रश्न कि आखिर इंसानों से इंसान ही क्यों बनते हैं। ग्रीक भाषा में इसे, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर हम कहते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, कहा जाता है कि हेरिडिटी इसी पर आधारित था और यहीं से शुरू हुआ। लाइक बिगेट्स लाइक का अर्थ है कि जो जीव जैसा है वो अपने ही जैसी संततियां उत्पन्न करे। और यही प्रश्न था कि आखिर क्यों जीव अपनी जैसी संततियां उत्पन्न करते हैं, और अगर वो अपनी जैसी संततियां उत्पन्न कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है जो पेरेंट से संततियों में स्थानांतरित हो रहा है। पेरेंट अपनी संततियों को विरासत में कुछ देते हैं, संततियां उनसे प्राप्त करती हैं और वो भी उनके जैसी ही दिखाई देती हैं। तो ये जानने का प्रयास तो बहुत प्राचीन समय से हुआ कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और जिस वजह से संततियां अपने पेरेंट के जैसी ही दिखाई देती है। इसी समस्त चीज को अध्ययन ही वंशानुगति,
हेरिडिटी कहलाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो हेरिडिटी क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के अध्ययन को हम वंशानुगति कहते हैं, वंशानुगति या हेरिडिटी। तो लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, तो हम ये क्रियाविधि समझना चाह रहे हैं और क्या ये चीज है, कौन जाता है, कैसे लक्षण बनते हैं, इन सब का अध्ययन ही हेरिडिटी है, वंशानुगति। अच्छा, यहाँ अंग्रेजी में एक शब्द और आता है, अंग्रेजी में एक शब्द आता है इनहेरिटेंस। देखिए हिंदी में इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों के लिए एक ही शब्द है, वंशानुगति। हिंदी में एक ही टर्म है वंशानुगति, हेरिडिटी को भी कहते हैं और इनहेरिटेंस को भी कहते हैं। अंग्रेजी में दो शब्द हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हिंदी में लिखा है वंशानुगति आनुवंशिकी का आधार है। दरअसल यहाँ तीन शब्द हैं, जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। हिंदी में दो ही शब्द हैं, आनुवंशिकी और वंशानुगति। ठीक है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में जरा सा अंतर है। हेरिडिटी आमतौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण के इस अध्ययन को कहते हैं, इस अध्ययन का नाम हमने क्या दिया, हेरिडिटी। इनहेरिटेंस शब्द जब हम बोलते हैं तो हम एक प्रक्रिया की बात करते हैं। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। उस प्रक्रिया का अध्ययन हेरिडिटी कहलाता है, प्रक्रिया को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। हिंदी में हम सबके लिए वंशानुगति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस के तौर पर दिया जाता है कि हम यहाँ हेरिडिटी में किस प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, सब इनहेरिटेंस का अध्ययन करते हैं। और इनहेरिटेंस क्या चीज है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरित होना, ये इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हमारी जेनेटिक्स का पहला बड़ा मुख्य भाग है हेरिडिटी, जहां हम पैतृकों से संततियों में लक्षणों के स्थानांतरण की क्रियाविधि को समझेंगे। ठीक है, हेरिडिटी का पार्ट हुआ। अब उसके बाद में दूसरी चीज हमने कहा हेरिडिटी हम वेरिएशन का अध्ययन। अब एक और चीज देखी गई कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है तो संततियां अपने पैतृकों के समान ही होती है, लेकिन गौर से देखने पर एक बात और समझ में आती है कि संततियां अपने पेरेंट के जैसी दिखाई तो देती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी हो या पूर्णतया समान हो, एक एक चीज कोमा कोमा समान हो, तो ऐसा भी नहीं। किसी के जैसा दिखना अलग बात है और बिल्कुल उसी की कॉपी होना अलग बात है। हमने देखा कि संततियां अपने पेरेंट के जैसी हैं, लेकिन 100% समान भी नहीं है। अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, सिमिलर और आइडेंटिकल। सिमिलर का मतलब है किसी के जैसा होना, अब वो समानता 80% हो सकती है, 90% हो सकती है, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब है पूर्णतः समान, 100% यूं कहे कार्बन कॉपी, क्लोन, कुछ भी कहिए। ठीक है, हमने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी संततियां जो बनती हैं वो अपने पेरेंट के समान होती है, लेकिन पूर्णतः समान भी नहीं होती और थोड़ा बहुत उनमें अंतर भी आता है। एक व्यक्ति खुद अपने पेरेंट्स से अपनी तुलना कर सकता है। परिवार में अक्सर हम देखते हैं कि दादाजी भी हैं, माता पिता भी हैं और हम खुद भी हैं, 3 पीढ़ियां तो दिखी जाती हैं। और अगर हम उसमें देखें तो हमारा चेहरा, हमारा नाक नक्श जो है वो काफी मिलता जुलता होता है सबका, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से एग्जैक्टली समान हो, अंतर भी रहते हैं। तो देखा यह गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण तो होता है, लेकिन इसी स्थानांतरण के दौरान कुछ असमानताएं भी पैदा होती है। इन्हीं असमानताओं का अध्ययन, ये एक नया प्रश्न था कि अब असमानताएं कैसे आ रही है, क्यों ला रहा है। इन्हीं असमानताओं को हम कहते हैं विभिन्नताएं। तो हम आनुवांशिकी में केवल मात्र इतना अध्ययन नहीं करेंगे कि कैसे लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं, बल्कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस स्थानांतरण के दौरान ये असमानताएं, ये विभिन्नताएं कैसे पैदा होगी। विभिन्नताओं को अगर हम परिभाषित करें तो लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण के दौरान उनमें उत्पन्न हुई असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो अर्थात आनुवंशिकी 2 चीजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रथम, पहला क्या रहा, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की क्रियाविधि का अध्ययन, और द्वितीय क्या रहेगा कि इसी स्थानांतरण के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन। ये दोनों चीजें संयुक्त रूप से आनुवंशिकी कहलाएंगी। तो मैंने आपको आनुवंशिकी की एक डेफिनेशन बताई कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशानुगति और विभिन्नताओं के अध्ययन को हम आनुवंशिकी कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम ये 2 चीजें अध्ययन करेंगे। इसमें भी विभिन्नताओं के बारे में बहुत हम थोड़ा बहुत ही पढ़ पाएंगे। विभिन्नताएं जो है ज्यादातर जब इवोल्यूशन या उद विकास पढ़ाया जाता है तब ज्यादा काम आती है। ठीक है, ये विभिन्नताएं ही जो है विकास के क्रम को आगे बढ़ाएंगी। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो रहेगा वो हेरिडिटी पर है। मुख्य भाग जेनेटिक्स में यही होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी परिभाषा हुई।
पहले तो इसको समझ में आना चाहिए कि हम इसमें करेंगे क्या। ठीक है, अब आप एक और चीज देखिए, यहाँ मैं लगे हाथों आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना चाहूंगा, वो हमारे बार बार आगे काम आएगा, और वो है ये जो हमने कहा लक्षण। एक चीज देखिएगा, कहना बड़ा आसान हो गया मेरे लिए कि लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि लक्षण कौन से। हम कई बार ये विभेदित नहीं कर पाते कि हम आनुवंशिकी में आखिर किसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीव में दिखाई देने वाले हर चीज की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, करेक्टर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं करेक्टर, लक्षण। तो यहाँ जो बात हो रही है, ये लक्षण, ये करेक्टर केवल आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जेनेटिकल करेक्टर। समझ गए? हर कोई नहीं, जरूरी नहीं एक जीव में दिखाई देने वाली हर चीज आनुवंशिक हो, कोई जरूरी नहीं। और हर आनुवंशिक लक्षण दिख जाए ये भी जरूरी नहीं, कई लक्षण अंदरूनी ही रहते हैं। ठीक है, तो लक्षणों को परिभाषित कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हम यहाँ लक्षण कौन से लेंगे, तो ये लक्षण हर कोई नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारे लक्षण होंगे ये कौन से लक्षण होंगे। ध्यान रखिएगा, ये जेनेटिकल करेक्टर, आनुवंशिक लक्षण की हम बात कर रहे हैं, जेनेटिकल करेक्टर, आनुवंशिक लक्षण। तो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, ये आनुवंशिक लक्षण होंगे, जेनेटिकल करेक्टर। तो पहले एक कंसेप्ट हम यहाँ पे लेते हैं कि किसी जीव में आनुवंशिक लक्षण कैसे आते हैं, या उस आनुवंशिक लक्षणों को विकसित करने के लिए क्या चाहिए होता है। टू डेवलप ए जेनेटिकल करेक्टर व्हाट इज रिक्वायर्ड, जीवों में आनुवंशिक लक्षणों के विकास के हेतु क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि आनुवंशिक लक्षण का डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट हमें आना चाहिए। ठीक है, हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन आधारभूत चीजें नहीं जानते। किसी भी जीव में आनुवंशिक लक्षण कैसे आएगा, अगर मैं इस छोटा सा सवाल आपसे पूछूं तो पहला चीज हमारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि आनुवंशिक लक्षण कैसे आएगा, जेनेटिकल करेक्टर कैसा। तो करेक्टर तो तभी आएगा जब उस जीव में उस लक्षण का जीन होना चाहिए। जीन पर आगे बात करेंगे हम। तो कोई भी जेनेटिकल करेक्टर, आनुवंशिक लक्षण तब दिखता है या तब बनता है जब जीव में उस लक्षण का जीन हो। जीन वैसे हम जानते हैं थोड़ा बहुत, तो हम 9th-10th में पढ़ ही लेते हैं। जीन हमारे डीएनए का एक खंड है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं लिखी हैं और उसी से लक्षण बनते हैं, इतना तो बेसिक बातें होती। तो जेनेटिकल करेक्टर डेवलप करने के लिए उसका जीन होना चाहिए। तो अगली बात ये आती है कि जीन आएगा कहां से। किसी भी जीव में जीन कहां से आएंगे, वह स्वतः नहीं बनाता। ये जीन हमें अपने पेरेंट से मिलते हैं। दोनों पेरेंट, नर पेरेंट, मादा पेरेंट, युग्मकों के माध्यम से जायगोट बनाते हैं और वही जायगोट नया जीव बनाता है और उस जीव में सारे आनुवंशिक लक्षण आते हैं। अर्थात दोनों पेरेंट युग्मकों के माध्यम से इस जीन को, संतति को, जायगोट को दे रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आई। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षण के लिए जीन होना चाहिए और ये जीन हर जीव को उसके अपने पेरेंट से मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी जीव अपने स्तर पर जीन का निर्माण नहीं करता, वो पेरेंट से विरासत में उसे प्राप्त करता है। ठीक है, और युग्मकों के माध्यम से जब जायगोट बन के जीव बना है तो इसका मतलब पेरेंट से तो जीन आए। जैसे उदाहरण यूं समझिए कि मान लीजिए किसी के पेरेंट में, पिताजी में बड़ी अच्छी हाइट है, वो लंबेपन, उनमें लंबापन का लक्षण है, वो टॉल है, और उसने वो लंबेपन का जीन उनको संततियों में भी स्थानांतरित कर दिया। तब संतति को पेरेंट से, पैतृक से लंबेपन का जीन मिल गया तो संतति भी निश्चिंत हो जाए कि कुछ हो ना हो लेकिन लंबे तो बन ही जाएंगे, और वो कुछ ना करे तो भी लंबे बन जाएंगे। आनुवंशिक लक्षण का निर्माण सिर्फ इस बात पर ही खत्म नहीं हो जाता कि जीव को उस लक्षण का पिता माता से जीन मिल गया। जीन प्राप्त होना पहला काम था, लेकिन केवल मात्र जीन प्राप्त हो जाने से या जीन शरीर में रख लेने से आनुवंशिक लक्षण नहीं बनता। जीन आने के बाद वो जीन उस जीव में कार्य करे, जब वो कार्य करेगा, प्रदर्शित होगा, तभी लक्षण बनेगा। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास जीन आ गया और वो जीन हमारे शरीर में प्रदर्शित ना हो, कार्य ना करे, तो लक्षण नहीं बनेंगे। लंबेपन का जीन पेरेंट से मिला, हमारे पास लंबेपन का जीन है, लेकिन हमारे शरीर में जब तक वो लंबेपन का जीन कार्य नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं होगा, तब तक लंबापन नहीं आएगा। कई बार होता है और जीन ढंग से अगर काम नहीं करेंगे तो जीन लेके बैठे रहिए लेकिन आनुवंशिक लक्षण नहीं दिखेंगे। तो आनुवंशिक लक्षण के निर्माण हेतु जितना जरूरी जीन होना चाहिए, वहीं साथ साथ में वो जीन प्रदर्शित भी होना चाहिए। अब जीन प्रदर्शित कैसे होता है, हालांकि जीन के प्रदर्शन की पूरी क्रियाविधि हम अगले चैप्टर मॉलिक्यूलर वाले में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा अंदाजा आपको छोटी क्लासेस में दिया जाता है कि किसी भी जीव में जीन का प्रदर्शन
जीन का प्रदर्शन का मतलब क्या हुआ? जीन हम जानते हैं डीएनए का खंड है, तो डीएनए में जीन यानी कि प्रदर्शन का मतलब क्या हुआ? पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनता है, ठीक है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन, ठीक है। उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है, ट्रांसलेशन, अनुवादन, और वो प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन या वो एंजाइम, वही प्रोटीन एंजाइम बनता है, और वो एंजाइम हमारे शरीर में कार्य करता है, तब जाकर के लक्षण बनता है। तो जीन से लक्षण बनने की एक लंबी क्रिया भी थी, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनने के बाद लक्षण बनेगा। अब सपोज कीजिए जीन है, लेकिन वो जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहा, वो प्रदर्शित ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या लक्षण आएगा? नहीं आएगा। तो जीव में आनुवांशिक लक्षण के निर्माण है तो उसका जीन होना चाहिए, जो उसे आमतौर पर और हमेशा ही पेरेंट्स से मिलेगा, और वो मिलता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स से मिलने के बाद भी जीव में आनुवांशिक लक्षण तब आएगा जब वो जीन उस जीव में सही समय सही वक्त पर प्रदर्शित भी हो। प्रदर्शन नहीं होगा तो भी दिक्कत है, उसमें ही अंतर आ जाएगा। अब आप देखिए, प्रदर्शन मतलब एक कार्य है, और कोई भी काम स्वतः हो जरूरी नहीं है। तो आखिर एक जीन प्रदर्शित क्यों होगा, कैसे होगा? प्रदर्शित होगा तो ही लक्षण आएगा, तो प्रदर्शन कैसे होगा? तो हमने जब और अध्ययन किया तो पता चला कि आनुवांशिक लक्षण के निर्माण और जीन के प्रदर्शन हेतु जीन को उपयुक्त परिस्थितियां देनी पड़ेगी। कोई भी कार्य परिस्थितियों से होता, उपयुक्त परिस्थितियों से होगा, समझ गए? एक जीन या हम भी जैसे कोई काम करते हैं तो उसके लिए एक सूटेबल कंडीशन चाहिए। कोई कहता है साहब मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ, घर का माहौल ही नहीं है पढ़ने का। माहौल जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वही वातावरण है, वही परिस्थितियां हैं। और वास्तव में किसी भी इकाई को कार्य करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तो देनी पड़ेगी। परिस्थितियां अच्छी मिलने पर औसत व्यक्ति भी बहुत बढ़िया काम कर जाता है। परिस्थिति अनुकूल नहीं होने पर हम कार्य नहीं भी कर पाते। तो हमारा जीन जो कार्य कर रहा है, तो जीन को काम करने की उपयुक्त परिस्थितियां चाहिए, और जब वो उपयुक्त परिस्थितियां मिलेगी सही जगह सही वक्त पर, तो वो प्रदर्शित होगा और लक्षण बना देगा। ये परिस्थितियां वातावरण भी कहलाती है। अब वातावरण जैसे हम कहते हैं तो लोगों का ध्यान आसपास की हवा, पानी, तापमान पर जाता है, तो ऐसा ही नहीं है। वातावरण का तात्पर्य क्या हुआ? वातावरण का मतलब क्या है? हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो, तथा हमारा आंतरिक भी। जेनेटिक्स में ध्यान रखिएगा, वातावरण दो प्रकार का माना जाएगा, बाहरी वातावरण, आंतरिक वातावरण। बाहरी में तो हमारे आसपास के जो ये हवा, पानी, तापमान है। आंतरिक वातावरण हमारे शरीर के अंदर का उपापचयी वातावरण, हमारे अंदर क्या चल रहा है, इवन हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, शरीर में होने वाले विभिन्न कार्य, उपापचय, ये सब आंतरिक वातावरण बनाते हैं। और अलग अलग प्रकार के जीन के लिए अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां चाहिए। हर जीन को अलग अलग परिस्थितियां चाहिए। कुछ जीन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर प्रदर्शित होते हैं, तो कुछ जीन आंतरिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। जैसे लंबेपन का जीन है, लंबेपन का जीन किसी जीव को कब लंबा बनाएगा, वो कार्य कब करेगा, जब आप उसे उसकी उपयुक्त परिस्थितियां देंगे। अब लंबेपन का जीन क्या चाहेगा? वो तो ये चाहेगा ना कि आप अपना पोषण अच्छा रखें, खाना पीना बढ़िया रहे, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। जब आप खाना पीना बढ़िया खाएंगे तो वो लंबेपन का जीन आपके सही मात्रा में प्रदर्शित होगा और आपकी ऊंचाई अच्छी हो जाएगी। अब हमारे पास लंबेपन का जीन तो है, लेकिन हमारा कोई पोषण ही अच्छा नहीं, जिंदगी मैगी खा खा करके निकाल रहे हैं, ठीक है, हमारा उपयुक्त पोषण नहीं है, तो आपके अंदर भले कितना अच्छा जीन पेरेंट ने दिया हो, आपके अंदर लक्षण ढंग से नहीं बनेगा। इसका मतलब केवल मात्र जीन रख लेने से ही लक्षण अच्छा नहीं आ जाता। लक्षण विकसित करने के लिए प्रदर्शन चाहिए, प्रदर्शन के लिए परिस्थितियां चाहिए, और परिस्थितियां हमें देनी होती है। परिस्थितियां बाहरी हो सकती है, आंतरिक हो सकती है, कई बार संयुक्त भी होती है। हमारी त्वचा का रंग बाहर की परिस्थितियों से, तापमान से तय होता है। हम किस प्रकार की जलवायु में और कितने औसत तापमान में अक्सर रहते हैं, वो तापमान तय करेगा कि त्वचा में मेलेनिन कितना बनेगा। इस तरह से अलग अलग चीजें हैं। हमारे शरीर में हार्मोन बनते हैं, वो सब। अब देखिए, हमारी थिंकिंग, नकारात्मक सोच वाले और सकारात्मक सोच वाले लोगों के अंदर जीन के प्रदर्शन में अंतर होता है। इसीलिए तो कहा जाता है हम जिस प्रकार की सोचते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी सोच, वो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और लक्षणों पर सब पर प्रभाव डालती है। तो इसीलिए तो एक सकारात्मक सोच रखने को कहा जाता है, जिससे हमारा हार्मोन संतुलन सही हो। सकारात्मक सोच से हार्मोन संतुलन सही होने पर हमारे जीन का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होगा और हम बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए हर आनुवांशिक लक्षण के लिए परिस्थितियां चाहिए, और जीन टू जीन अलग अलग परिस्थितियां हैं। ऊंचाई के जीन की अलग परिस्थिति है, बुद्धिमत्ता का जीन, IQ, इंटेलिजेंस का भी जीन होता है, उसकी अलग परिस्थितियां हैं। तो त्वचा के रंग की अलग है, इंसुलिन के जीन की अलग है,
अलग अलग प्रकार के जीन, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति, और अगर इनमें कहीं ना कहीं अंतर रहा तो जीवों में अंतर दिखेगा। जैसे एक ही परिवार के मान लीजिए 2 सदस्य, 2 भाई मान लेते हैं, दोनों के पास इंसुलिन का जीन आया, पेरेंट्स आया ही होगा। इंसुलिन हमारे पैनक्रियास के अंदर लैंगरहैंस कोशिकाओं बीटा सेल्स बनता है। अब क्या हुआ, देखिए दोनों भाइयों के पास इंसुलिन का जीन था, एक भाई के अंदर तो इंसुलिन का जीन बहुत अच्छे से प्रदर्शित हो रहा है, जितनी मात्रा में इंसुलिन चाहिए बन रहा है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन उसी के दूसरे भाई में उसके आंतरिक रूप से, उपापचयी रूप से कुछ दिक्कत है और इंसुलिन के जीन को काम करने की उपयुक्त परिस्थितियां नहीं मिल पा रही है, तो इंसुलिन का जीन बड़ी मुश्किल से प्रदर्शित हो पा रहा है, तो जितना इंसुलिन बनना चाहिए उससे कम बनता है। अब आप देखिए, जब इंसुलिन कम बन रहा है तो सीधी सी बात है, इंसुलिन कम बनने पर क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी, शर्करा की मात्रा बढ़ेगी रक्त में, डायबिटीज होगी। अब एक को डायबिटीज हो रही है, एक को नहीं हो रही। जो डायबिटीज वाला कहे कि नहीं मेरे को तो लगता है मेरे साथ ही पक्षपात हुआ है, मुझे इंसुलिन का जीन ही नहीं मिला, तो गलत है। कई बार आप देखेंगे कि जीवों के अंदर जो हमें लक्षणों में भिन्नताएं मिलती हैं, ये भिन्नताएं हमारे जीन स्तर पर नहीं होती, केवल प्रदर्शन के स्तर पर होती है। आपको और बता दें, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मानव में विभिन्न प्रकार के, पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं उनके जीनोम में जाकर अगर देखें, ये अध्ययन हो चुका है, तो 99.9% डीएनए सारे मानवों का समान है, केवल 0.1% का अंतर है। लेकिन आप देखिए सारे मानवों को अगर आप देखो तो कितनी भिन्नता दिखती है। इनमें जरूरी नहीं कि सारी भिन्नताएं जीन की हो, जीन समान होते हैं। हमारे आसपास और हमारे घर परिवार में लोगों में कई सारे जीन समान हैं, लेकिन वो लक्षण समान नहीं दिखाते, क्योंकि प्रदर्शन का स्तर कम ज्यादा हो सकता है, और प्रदर्शन का स्तर कम ज्यादा होगा उपलब्ध परिस्थितियों से। इसीलिए जब हम आनुवंशिक लक्षण के विकास की बात करते हैं तो हम परिस्थितियों की बात जरूर करेंगे, ठीक है। तो समान जीन रख लेना समान लक्षण आने की गारंटी नहीं है। समान जीन होने के बाद वातावरणीय परिस्थितियां तय करेगी कि किस स्तर का प्रदर्शन होगा और उस आधार पर लक्षण आएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर हम सारी चीज का जरा समराइज करें इनको, निष्कर्ष ये रहा कि किसी भी जीव में आनुवंशिक लक्षण के विकास हेतु 3 चीजें चाहिए। सर्वप्रथम उसका जीन होना चाहिए, फिर वो प्रदर्शित भी होना चाहिए और उसके प्रदर्शन की उपयुक्त परिस्थितियां होनी चाहिए। और ये तीनों बातें सही रखनी पड़ेगी। हम इसको जरा निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि किसी जीव में आनुवंशिक लक्षण के निर्माण हेतु, आनुवंशिक लक्षण मतलब जेनेटिकल कैरेक्टर के निर्माण हेतु सर्वप्रथम उसका जीन होना चाहिए, ये जरूरी चीज है सबसे पहले तो। फिर वह जीन जीव में प्रदर्शित भी होना चाहिए, जीन रख के लेने बैठे रहने से कुछ नहीं, और उस जीन के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां, वातावरण होना चाहिए, बाहरी वातावरण, आंतरिक वातावरण, उद्दीपन, कुछ भी। ये तीनों चीजें जब रहेंगी तब एक आनुवंशिक लक्षण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। कम बन सकता है, ज्यादा बन सकता है, और यही प्रदर्शन के स्तर पर ही कई बार अंतर आ जाने की वजह से भी लोगों में विभिन्नताएं दिख जाती। तो आनुवंशिक लक्षण का जीव में विकास कैसे होता है, आनुवंशिक लक्षण के विकास के लिए क्या चाहिए होता है, ये मैंने 3 बातें बताई। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट का ये बेसिक कंसेप्ट जेनेटिक्स में आगे बहुत काम आता है, ठीक है। तो अभी तक हमने आनुवंशिकी को परिभाषित किया है, हेरिडिटी एवं वेरिएशन का अध्ययन। हेरिडिटी क्या चीज है, उसमें किस प्रकार का अध्ययन करते हैं, वेरिएशन क्या हुआ, दोनों बातें बताई मैंने। साथ साथ में हमने आनुवंशिक लक्षणों के निर्माण से संबंधित एक कंसेप्ट भी आपको बताया। तो ये तो खैर हमारा एक इनिशियल इंट्रोडक्शन है। अच्छा, यहीं पर एक और चीज दे लें कि जो आनुवंशिकी आज हम जानते हैं, इसको इतना विकसित करने में कई अच्छे और बड़े वैज्ञानिकों का योगदान है। हम 2-4 वैज्ञानिकों का नाम जरूर ध्यान रखें। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने जेनेटिक्स को इस मुकाम तक पहुंचाया, और इन्हीं के बारे में पूरे चैप्टर में हमें आगे वापस कई चीजें मिलेंगी। तो हम एक बार संक्षिप्त रूप से मुख्य जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो योगदान है जिन वैज्ञानिकों का, उनके बारे में, उनके नाम तो सुन ही लें, उन्होंने क्या किया, बाकी उनका डिटेल चैप्टर में आगे भी आता रहेगा। जैसे मुख्य योगदानकर्ता में सबसे पहले आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। हालांकि मेंडल को उनके मृत्यु के कई वर्षों बाद उसके कार्य की पहचान हो पाई, उसकी महत्ता समझ में आई, और मृत्यु के बाद इन्हें आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से नवाजा गया, ठीक है। मेंडल का कार्य हमारा पूरी जेनेटिक्स का आधारभूत कार्य है, और आप भी देखेंगे हम पूरा मेंडेलियन वंशानुगति से चैप्टर की शुरुआत होगी आगे, तो हम खुद उसमें देखेंगे कि कितना बेहतरीन कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने सामान्य तौर पर सब्जी के रूप में खाए जाने वाला जो गार्डन मटर होता है उस पर काम किया, और मटर पर किया गया उनका कार्य आज भी जेनेटिक्स का सबसे आधारभूत काम है।
बगैर मेंडल के कार्य को समझे कोई जेनेटिक्स नहीं समझ सकता। ठीक है, तो आनुवंशिकी का जो अध्ययन की शुरुआत वहीं से होती है। बाकी डिटेल हम मेंडल का पूरा आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। मेंडल के बाद एक नाम और आता है विलियम बैटसन, जिन्होंने जेनेटिक शब्द भी दिया था आनुवंशिकी। मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज के बाद, मेंडल का काम सन 1900 में खोजा गया। उसके बाद मेंडल के कार्यों को आगे बढ़ाने में सबसे मुख्य नाम आता बैटसन का। मेंडल ने तो अपने कार्य में कभी जेनेटिक्स का तो नाम ही नहीं लिया, वंशानुगति ही नहीं बोला, वो तो संकरण प्रयोग नाम से करते रहेगा। मेंडल के निष्कर्षों में से आनुवंशिकी को निकाला गया और नए शब्दों के साथ उसे पेश किया गया, नई नई टर्मिनोलॉजी दी गई। ये सब बैटसन का काम है। बैटसन ने मीठी मटर पर काम किया। वो इन दोनों का मटर का पौधा अलग अलग था, वो गार्डन मटर है, मीठी मटर है। मीठी मटर और जंतुओं पर इन्होंने काम किया है और जो बातें मेंडल ने कही उन्हीं चीज को एस्टेब्लिश किया है और कई सारी नए शब्द दिए। विलियम बैटसन को जेनेटिक्स की शब्दावली के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने कई तरह की टर्म्स दिए हैं, जेनेटिकल टर्म, जैसे जेनेटिक्स नाम स्वयं इन्हीं का दिया हुआ है। आगे हम एक टर्म और पढ़ेंगे, अलील, युग्म विकल्पी या होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, समयुग्मी, विषमयुग्मी। ये जितनी टर्म आज जो जेनेटिक्स में डेली रूटीन में काम आती हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी बैटसन की दी हुई है। बैटसन को हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। ठीक है, तो मेंडल और बैटसन दो बिल्कुल आधारभूत काम करने वाले लोग हैं। बैटसन ने बहुत नया काम कुछ नहीं, मेंडल के ही कार्यों को थोड़ा आगे बढ़ाकर एक नए रूप में दिया गया। ठीक है, बैटसन और मेंडल के बाद एक नाम इंपॉर्टेंट और आता है, वो है थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक। एक्चुअली मॉर्गन ने जेनेटिक्स में जितनी भी चीजें, जो आधारभूत चीजें थी, उनको प्रयोग द्वारा सिद्ध करके कंफर्म किया। मेंडल द्वारा जितनी बातें बताई गई, हालांकि मेंडल ने भी अपने एक्सपेरिमेंट ही किए थे, मेंडल द्वारा कही गई सारी बातों को उन्होंने पुनः प्रयोग द्वारा सिद्ध किया और कई ऐसी चीजें भी खोज करी जो मेंडल नहीं बता पाए। आधारभूत कार्यों में हमेशा मेंडल और मॉर्गन को याद किया जाता है। हम मेंडल और मॉर्गन जब दोनों चीज पढ़ेंगे तब जाकर जेनेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट पूरा होता है। कुछ बातें मेंडल से छूट गई थी जो मॉर्गन ने जाके खोजी, उनमें मुख्य नाम है संलग्नता, लिंकेज का। ठीक है, इन्होंने फल मक्खी ड्रोसोफिला को अपना जीव चुना और उसी पर सारा कार्य किया है और लिंकेज और पुनर्योजन, संलग्नता और पुनर्योजन की महत्वपूर्ण खोज की। मेंडल द्वारा दी गई बातें भी सिद्ध की गई और मेंडल जो कि लिंकेज नहीं दे पाए, उन्होंने लिंकेज की खोज की, संलग्नता की खोज की, पुनर्योजन की खोज की। ठीक है, मॉर्गन की खोज के बाद ही जेनेटिक्स का आधारभूत भाग पूरा होता है। अच्छा, इनके अलावा फिर हम एक नाम और लेंगे यहाँ पर, सर आर्चिबाल्ड गेरोड, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है। आर्चिबाल्ड गेरोड को मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। देखिए, मानव आनुवंशिकी में अलग से इसलिए भी लिखना चाह रहा हूँ कि हमें भी ये चीज पता रहे। हम आनुवंशिकी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आनुवंशिकी पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है हमारा। तो आनुवंशिकी पढ़ने के पीछे उद्देश्य कोई फल मक्खी या मटर की सेहत सुधारना नहीं है। ये तो वो छोटे जीव हैं जिन पर हमने प्रयोग करके चीजों को समझने की कोशिश करी है। बाकी हमारा आरंभ से उद्देश्य एक ही था कि मानव अपने आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति जानना चाहता है। मानव को जिज्ञासा इस बात की थी कि उसकी संतति में उसके जैसे लक्षण कैसे जा रहे हैं, हो क्या रहा है। और इसीलिए मानवांश को अंतिम में जब हमने जेनेटिक्स की आधारभूत चीजें समझ ली विभिन्न जीवों पर, फिर हम अंत में उसको मानव पर ला करके अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें अंततः मानव की ही वंशानुगति अध्ययन कर। इसलिए हमारे पूरे चैप्टर के अंतिम भाग में आएगा मानव आनुवंशिकी और गेरोड से इसकी शुरुआत मानी जाती है। गेरोड ने दरअसल मानव के कुछ आनुवंशिक विकारों का अध्ययन करना शुरू किया था। मानव में आज भी विकारों पर ज्यादा अध्ययन होता है, सामान्य लक्षणों पर नहीं होता, क्योंकि सामान्य लक्षण तो जो भी है ठीक है, आनुवंशिक विकार हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हमारा चिकित्सा विज्ञान आनुवंशिक विकारों के आगे बेबस है। सही मायने में उनका कोई उपचार ही नहीं है। जन्मजात होते हैं और अगर मृत्यु होनी है तो होनी है। कुछ साल हम थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह से टाल सकते हैं, बाकी उपचार नहीं है, पूर्ण रूप से उपचार है ही नहीं। तो इन्होंने भी ये बड़ी समस्या आज आनुवंशिक विकारों का अध्ययन किया है। और मानव का पहला आनुवंशिक विकार एल्केप्टोन यूरिया, काला मूत्र रोग भी कहते हैं इसे, आगे बताऊंगा मैं मानव आनुवंशिकी में, जिसकी खोज की। तो इन्होंने प्रथम आनुवंशिक विकार की खोज की, एल्केप्टोन यूरिया, और विभिन्न आनुवंशिक विकारों के अध्ययन के साथ ही उन्होंने मानव आनुवंशिकी की शुरुआत की। इन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक, एक बुक लिखी थी, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचय के जन्मजात विकार। ठीक है, अपनी इस
आधारभूत बुक में उन्होंने मानव के कई तरह के आनुवंशिक विकारों का अध्ययन किया और उसका डिस्कशन किया है। ठीक है, इसमें कई सारे आनुवंशिक विकार लिखे गए हैं। और जब इन्होंने आनुवंशिक विकारों का अध्ययन किया तो एक कंसेप्ट भी दिया, हालांकि वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए, प्रूव बाद में जाकर हुआ, लेकिन गेरोल्ड का मानना था कि आनुवंशिक विकार होते कैसे हैं। तो उन्होंने देखा कि इन विभिन्न आनुवंशिक विकारों में लगभग एक जैसी बात है कि कोई शरीर का कोई न कोई एंजाइम अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो वो जानते तो नहीं थे कि जीन से एंजाइम बनता है, ये बहुत शुरुआत की बात है, लेकिन उन्होंने देखा कि जब भी हमारे एक जीन में परिवर्तन होता है तो शरीर में उपापचय का कोई कार्य रुक जाता है। विभिन्न उपापचयी कार्य एंजाइम द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि जीन में जब परिवर्तन होता है, जीन के परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो जब हमारे किसी जीन में परिवर्तन, म्यूटेशन होता है तो कोई एक एंजाइम नहीं बनता, और एंजाइम नहीं बनने से उपापचय कहीं ना कहीं रुक जाता है। उपापचय के ब्लॉक होने की वजह से जो शरीर में परेशानियां उत्पन्न होती उन्हीं को विकार कहते हैं। गेरोल्ड की ये बातें कई वर्षों बाद जाके सत्य साबित भी हुई। इन्होंने कंसेप्ट दिया था अपनी इस किताब में, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। आनुवंशिक विकारों को समझाने के लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया कि जब एक जीन में म्यूटेशन होता है, एक म्यूटेंट जीन अगर है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म किसी एक जगह पर ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। आज तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीन एंजाइम, प्रोटीन बनाता है, एंजाइम बनाता है। तो अगर जीन में म्यूटेशन हुआ तो जीन से एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो वो एंजाइम उपापचय का जो कार्य कर रहा था, जो रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा था, वो नहीं होगी, और उपापचय के रुकने की वजह से शरीर में कई सारी दिक्कतें शुरू होंगी और वही विकार होता है, और उसका उपचार भी नहीं है कुछ। ठीक है, आनुवंशिक विकारों के बारे में और मानव आनुवंशिकी के बारे में ज्यादा विस्तृत रूप से हम आगे बताएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हमने आज शुरुआत की, इसमें हमने आज आनुवंशिकी, हेरिडिटी और वेरिएशन को समझा, आनुवंशिक लक्षण जीवों में कैसे विकसित होते हैं इस पर बात की, और आनुवंशिकी को विकसित करने में जिन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का योगदान है उनके बारे में थोड़ा सा हमने जिक्र किया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आनुवंशिकी में दो चीजें हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन, विभिन्नताएं और वंशानुगति। वंशानुगति हमारा बड़ा मुख्य भाग है, हेरिडिटी। वेरिएशन में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो हम पहले वेरिएशन से शुरुआत करेंगे, वेरिएशन को डिस्कस करने के बाद हम हेरिडिटी पर आएंगे। हमें दो चीजें पढ़नी है, हेरिडिटी और वेरिएशन, लेकिन पहले हम वेरिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हेरिडिटी पर आएंगे। सो स्टूडेंट, आनुवंशिकी के दो भाग, हेरिडिटी एवं वेरिएशन में से हम सबसे पहले वेरिएशन शुरू करेंगे। वेरिएशन में मुख्य रूप से वेरिएशन क्या है और कितने प्रकार के हैं, बाकी वेरिएशन का ज़्यादा उपयोग हमारे इवोल्यूशन के बुद्ध विकास के चैप्टर में आता है। तो हम यहाँ पर संक्षिप्त में पहले वेरिएशन समझें, उसके बाद हमारा जो मुख्य भाग है उस पर आएंगे, हेरिडिटी पर। वेरिएशन या विभिन्नताएं मतलब जीवों में मिलने वाली असमानताएं। भिन्नताएं या वेरिएशन अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी चीज है जो लगभग आपको हर जगह, हर जीव में मिलेगी। अगर सीधे सीधे शब्दों में अगर हम इसको परिभाषित करें तो किसी जीव की संततियों, मतलब एक पेरेंट से बनने वाली सारी संततियों, अथवा किसी जाति के विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं। मतलब एक जीव द्वारा जितनी संततियां उत्पन्न की गई, यहाँ हम एक स्पीशीज के जितने जीव हम देखते हैं, आप देखिएगा वो पूर्णतः समान नहीं है और उनमें छोटे बड़े कई कम ज्यादा अंतर होते हैं, और ये जो असमानताएं हैं इसी को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन प्रकृति में हमेशा होंगी, ये हमेशा उपस्थित होती हैं और इनका होना जरूरी भी है, ये भी हम समझेंगे कैसे। और वेरिएशन में हर प्रकार का अंतर लिया जाएगा। ये वेरिएशन, ये असमानताएं सभी प्रकार की होंगी। सभी प्रकार से मतलब है कि ये आकारिकी हो सकती है, मतलब बाहर से देखने पर ही अंतर दिख जाए आपको, बहुत सारे दिखेंगे। कई बार बाहर की बजाय आंतरिक रूप से भी होती है, शारीरिक रूप से, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल हो सकती है, एनाटॉमिकल हो सकती है, या फिर कोशिकीय स्तर पर अंतर हो सकते हैं, नहीं तो कार्यकीय स्तर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर अंतर हो सकते हैं। ठीक है, और इन सब के अलावा जीवों के व्यवहारिक अंतर, मतलब व्यवहार तक का अंतर भी इसमें लिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम आकारिकी, शारीरिक से लेकर कार्यकीय, व्यवहारिक सारी चीजों को लेते हैं तो उसके बाद हमने कुछ भी छोड़ा नहीं। तो अगर हम सीधे सीधे साधारण शब्दों में कहें तो वेरिएशन जो है जीवों में मिलने वाली हर प्रकार की असमानताएं, ठीक है, जो बाहर से दिखे चाहे नहीं दिखे, आंतरिक हो, व्यवहार में हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो सारा बड़ा रेंज है इसका। और अगर हम सबको लेते हैं तब तो
फिर आप देखिएगा कि चाहे एक ही परिवार के भाई बहन हों या एक जाति के जीव हों, अंतर सभी में होता है। इन्हीं अंतर को ही हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, वेरिएशन उत्पन्न होने के अपने अपने कारण हैं। विभिन्नताएं जैसा कि हमने कहा ये हमेशा पाई जाती है। यह एक प्रश्न उठता है कि क्या किसी जाति में, किसी स्पीशीज में ऐसे कोई दो जीव हो सकते हैं जो पूर्णतः समान हो? तो ध्यान रखिए, हमारे इस प्रश्न का जवाब होता है नहीं। कोई दो जीव पूर्णतया समान नहीं हो सकते। तो कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हमने तो सुना है क्लोन होते हैं, ट्विंस में क्लोन भी बनते हैं। देखिए, क्लोन होते हैं, लेकिन हमने कहा है पूर्णतया समान। जो क्लोन होते हैं वो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। आनुवंशिक रूप से समान होना और पूर्णतया समान होने में अंतर है। ठीक है, हमने एक आलू के 4 टुकड़े करके उनको कायिक जनन द्वारा 4 पौधे लगा दिए, लग जाते हैं। ठीक है, या और भी अलैंगिक जनन, कायिक जनन से कई सारे जीव बनते हैं, या लैंगिक जनन में भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। एक ही जाइगोट के विदलन से 2 जीव बन जाते हैं। तो ये जितने भी हैं, ये सब जो हैं जिनको हम ट्विंस या क्लोन्स कहते हैं, ये सभी आनुवंशिक रूप से समान है। लेकिन क्या आनुवंशिक रूप से समान यानी कि उन दोनों में बिल्कुल समान जीन है? तो क्या समान जीन होना इस बात की गारंटी है कि लक्षण भी समान आएंगे? सर्वदा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले लक्षण निर्माण में बताया भी था कि कई बार जीव के अंदर जीन एक जैसे होते हैं, लेकिन उन जीन का प्रदर्शन बदल सकता है। किसी में ज्यादा प्रदर्शित हो गया, किसी में कम प्रदर्शन हो गया। कई बार होता है मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, आप देखो बचपन में फिर भी वो एक जैसे दिखेंगे, थोड़े जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें अंतर दिखने लगते हैं। अगर आप उनको अलग अलग वातावरण में बड़ा करो, एक को अमेरिका ले जाओ, एक को अफ्रीका ले जाओ, तो आप देखोगे थोड़े समय बाद जब आप उनसे वापस मिलो तो आप देखो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग से दिखेंगे। थोड़ा बहुत अपीयरेंस एक जैसा आएगा, लेकिन बहुत सी बातों का अंतर भी होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि समान जीन होना या आनुवंशिक रूप से समान होना पूर्णतया समान होने की गारंटी नहीं है। और इसीलिए जिन जीवों में आनुवंशिक रूप से सारे जीन एक जैसे हैं, जो क्लोन हैं, वो भी लक्षण जब उसमें हम देखेंगे तो अंतर आएगा। प्रदर्शन का अंतर तो आता ही है, क्योंकि देखिए वातावरण सबके लिए एक जैसा नहीं है। हम कहें भाई 2 जीव तो एक ही जगह रह रहे हैं, तो वातावरण से बाहरी नहीं होता, आंतरिक भी होता है। और जीवों का आंतरिक वातावरण हर जीव का अलग है। क्या कभी 2 व्यक्ति की सोच समान हुई है? क्या थोड़ी बहुत हो सकती, कभी पूरी तरह से नहीं हो सकती। और इसीलिए विभिन्नताएं हमेशा आएंगी, कम आए चाहे ज्यादा आए, जैसे भी हो, विभिन्नताएं हमेशा होती। और विभिन्नता होने में बुराई भी नहीं। देखिए, जिस तरह के वातावरण में जीव रहता है, जैसा उसका आंतरिक वातावरण है, उस हिसाब से उसमें लक्षण बनता है। और ये लचीलापन प्रकृति ने सभी को दिया है, क्योंकि प्रकृति जानती है कि अगर हमने ये सारी चीजें फिक्स कर दी तो वातावरण तो बदलता रहता है, और वातावरण अगर बदलता रहेगा तो जीव को भी तो उसमें अपने आप को ढालने के लिए बदलाव करना पड़ेगा, तो बदलने की गुंजाइश तो होगी ना। और इसीलिए प्रकृति ने हर जीव को परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रदर्शन को कम ज्यादा करने की क्षमता दी है। और इसी वजह से हर जीव जो है अपनी अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत प्रदर्शन कम ज्यादा होता है और अंतर आ जाते हैं। ये विभिन्नताएं अच्छी भी हैं, और मैंने आपको कहा विभिन्नताएं आवश्यक भी हैं। आवश्यक क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब विभिन्नताएं होंगी तभी तो इवोल्यूशन होगा। तो विभिन्नताएं जो हैं वो इवोल्यूशन के लिए आवश्यक होंगी। विकास, इवोल्यूशन, नई जातियों का निर्माण, ये सब चीजें ऐसी आती। प्राचीन समय में जो जीव थे, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, उसके बाद जाके दूसरे जीव और मानव तक आए। तो इसमें हुआ क्या? जीव अपने अंदर बदलाव लाता गया। तो देखिए, इवोल्यूशन होने की, विकास होने की प्रथम अवस्था है विभिन्नता। जब विभिन्न प्रकार के जीव बनेंगे अलग अलग तरह की स्थितियों में, तो प्रकृति के पास में मौका होता है कब इनमें से जो सबसे उपयुक्त है उनका चयन करें। तो पहले विभिन्नताएं होती हैं, उसके बाद चयन होता है। तो चयन में जो अच्छे जीव हैं वो बच जाते हैं, बाकी हटते जाते हैं। और इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते नई नई जीव, नई नई जातियां बनती हैं। इसलिए विभिन्नताएं होना आवश्यक भी है। ये रॉ मटीरियल है इवोल्यूशन का, तो जरूरी है। और जीवों में मिलने वाले हर प्रकार की विभिन्नताएं इसमें शामिल की जाएंगी। मैंने आपको बताया भी था कि कई बार जीवों में, भाई बहनों में, जो भी है, बहुत से जीन समान है। 99.9% डीएनए सारे मानव का समान है इस पृथ्वी पर। ये हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद भी मानवों में अंतर देखिए कितना सारा है। तो ये अंतर बहुत सारा प्रदर्शन स्तर पर होता है।
तो प्रदर्शन का अंतर होगा, विभिन्नताएं होंगी। फिर इन विभिन्नताओं में जो सबसे अच्छी विभिन्नताएं होती हैं वो अपने आप सेलेक्ट होती जाती हैं और बाकी हटती जाती हैं। तो इवोल्यूशन, प्राकृतिक चयन, वर्ण, ये सब चीजें बाद में आएंगी। ठीक है, अब ये विभिन्नताएं जो जीवों में होती हैं, हम इनको वंशानुगति के आधार पर और इनकी उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो जीव पूर्णतया समान नहीं हो सकते, वो आनुवंशिक रूप से समान हो सकते हैं, उनमें प्रदर्शन स्तर का अंतर होगा। ठीक है, अब ये विभिन्नताएं जो हैं, ये विभिन्नताएं हमारे शरीर में कहाँ हुई, कौन सी कोशिकाओं में हुई, उसके आधार पर हम इन सारी विभिन्नताओं को दो भागों में बांट सकते हैं। विभिन्नताओं को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। सोमेटिक वेरिएशन पहला है कायिक विभिन्नता और दूसरा है कहेगा जननिक विभिन्नता। दो प्रकार होता है। पहले हम कायिक विभिन्नताओं की बात करें। देखिए हमारे पास में कोशिकाएं दो तरह की हैं, कायिक कोशिकाएं, जननिक कोशिकाएं। ठीक है, विभिन्नताएं कहीं भी हो सकती हैं। तो कायिक कोशिकाओं में होने वाली विभिन्नताएं कायिक विभिन्नताएं, जननिक कोशिकाओं में होने वाली विभिन्नताएं जननिक विभिन्नताएं। ठीक है, कायिक कोशिकाएं ज्यादा हैं। ज्यादा कौन सी है इसमें? कायिक कोशिकाएं हैं। हमारा पूरा शरीर और सारी भाग सब कुछ कायिक कोशिकाओं की बने हैं। जननिक कोशिकाएं बहुत कम है, केवल जननांगों में उपस्थित है जहां युग्मक बनते हैं। तो किसी में होने वाले परिवर्तन अच्छे से नजर आएंगे, कायिक के या जननिक के? ज्यादा कौन है? कायिक कोशिकाएं, तो उनके परिवर्तन अच्छे से दिखेंगे भी सही। ठीक है, तो कायिक कोशिकाओं के परिवर्तन हमें अच्छे से नजर आते हैं, विभिन्नताएं दिखती हैं। कायिक विभिन्नताएं दिखती बहुत अच्छे से, जननिक विभिन्नताएं बहुत ध्यान से देखने पता चलेंगी। फिर पूछा जाए चलिए ज्यादा ये दिखेंगी लेकिन अगली पीढ़ी में कौन जाएंगे? तो अगली पीढ़ी में स्थानांतरण जो है कायिक कोशिकाओं का नहीं होता, केवल वही अगली पीढ़ी बनाती है जो युग्मक बनाएंगे। युग्मक जननिक कोशिकाओं से बनते हैं। कायिक कोशिकाएं तो जन्म के बाद से लेकर जीव की मृत्यु तक में समाप्त हो जाती है। तो कायिक कोशिकाओं में होने वाले तमाम परिवर्तन, चाहे कितने भी अच्छे हों, कितनी अच्छी विभिन्नताएं हों, वो सब जीव की मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है। ये अगली पीढ़ी में नहीं जाती। ठीक है, ना हमें पिछली पीढ़ी से मिलती है ना आगे जाती है। वंशानुगत केवल जननिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो हम पहले कायिक कोशिकाओं की बात करें तो कायिक कोशिकाएं सोमेटिक वेरिएशन। ठीक है, कायिक विभिन्नता क्या हुआ, इसको अगर परिभाषित करें, वे विभिन्नता जो जीव की कायिक कोशिकाओं में उत्पन्न होती है उनको कायिक विभिन्नताएं कहेंगे। ये वृहद और स्पष्ट होती है क्योंकि कायिक कोशिकाएं बहुत सारी। ठीक है, तो कायिक विभिन्नताएं सोमेटिक वेरिएशन बहुत अच्छे से और वृहद रूप से दिखाई देंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे, किंतु ये वंशानुगत नहीं होती, ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगी और अतः एवोल्यूशन में इनका कोई योगदान नहीं। जो वंशानुगत होता है, जो एक से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, वही वास्तव में एवोल्यूशन में काम आता है। ये तो खत्म हो जाएंगे। साफ से देखिए, ये जीव में जन्म के बाद विकसित होती हैं, वह उसके मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती हैं, केवल एक पीढ़ी तक रहती हैं। एक पीढ़ी तक रहने वाला ये यूज एंड थ्रो वाला आइटम है। इन्हें हम उपार्जित लक्षण भी कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षण। हम अपने जीवन काल में उसको अर्जित करते हैं। एक जीव अपने अंदर इनको विकसित करता है उसकी आवश्यकता के अनुसार, जैसी उसकी जरूरत है, जैसे वातावरण में वो रहता है। जीव अपने जीन की मदद से इनमें परिवर्तन और इनमें प्रदर्शन के परिवर्तन के आधार पर ये बनते हैं। तो कायिक विभिन्नताएं हैं बड़ी उपयोगी, हालांकि अगली पीढ़ी में नहीं जाती। इनको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। कोई यूं कहे कि उपार्जित कैरेक्टर वंशानुगत होंगे, तो बिल्कुल नहीं होते। ठीक है भाई, जब एक जीव का जन्म होता है तो उसमें जीरो कायिक विभिन्नताएं होती, कुछ नहीं होता। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो माहौल और घर की स्थिति के अनुसार वो अपने कई चीजें सीखता है। वो लिखना बोलना सीख रहा है, कोई भाषा जो घर में बोली जा रही है वो बोल लेता है, स्कूल जा रहा है, विभिन्न विषय पढ़ रहा है। पूरी जिंदगी हम सीखते रहते हैं। जो हमारा एजुकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग जो भी है, जो कुछ हम सीखते हैं, हमारे पास सीखने की क्षमता का जीन है, वो आनुवंशिक है। ठीक है, लेकिन उससे आप क्या सीखते हो ये आप स्वतंत्र हैं। कोई गणित पढ़ रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई किसी विषय में पारंगत है, कोई किसी को कुछ आता है। तो विभिन्न प्रकार की ये खूबियां जो जीव अपने जीवन काल में विकसित करता है, और भी कई प्रकार के परिवर्तन जो वो शरीर में करता है, वो सब कायिक विभिन्नताएं होती। आधारभूत रूप से तो इन चीजों का जीन होता है, लेकिन वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसका प्रदर्शन करता है और इसलिए वो अलग अलग जीवों में अलग अलग हो जाती। ठीक है, तो ये कायिक विभिन्नताएं हैं। और चाहे कितना ही बढ़िया नॉलेज हो, कितना ही बड़ा अच्छा ज्ञान हो, उस जीव की मृत्यु के साथ ये सारी कायिक विभिन्नताएं खत्म हो जाती। ये अर्जित किए हुए लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाते। आप देखिएगा,
एवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे, और बल्कि छोटी क्लासेस में थोड़ा आपने पढ़ा भी होगा, लेमार्क का नाम, डार्विन का नाम, इन लोगों ने जो एवोल्यूशन के सिद्धांत दिए उनमें विभिन्नताओं का उपयोग है, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं के आधार पर सिद्धांत बने। बहुत पहले लेमार्क नाम के एक वैज्ञानिक ने अपनी एक अवधारणा दी थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। लेमार्क ने पहला इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया, लेकिन वो गलत साबित हुए। लेमार्क ने गलती ये करी कि उन्होंने कायिक विभिन्नताओं के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया। उनका कहना था कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, और फिर जब नीचे के पत्ते खत्म हो गए तो वो ऊपर के खाने लगा, और इसे वो गर्दन खींचता रहा तो उसकी गर्दन लंबी होती रही। ये उसका एक अर्जित लक्षण था जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया। लेमार्क कहते हैं कि जो हम जीवन काल में उपार्जित करते हैं, जो हम अर्जित करते हैं अपने अंदर, वो सब हम अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर देते हैं। लेमार्क का यह सिद्धांत जल्दी ही गलत साबित हुआ, क्योंकि उनका आधार ही गलत था, कायिक विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती। ठीक है, तो लेमार्क का भी कंसेप्ट आप जब इवोल्यूशन में पढ़ोगे तो इनकी बातें आएंगी। लेमार्क का पूरा सिद्धांत सोमेटिक वेरिएशन पर आधारित था, लेकिन हम जानते हैं कि सोमेटिक वेरिएशन वंशानुगत नहीं होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होंगी। ठीक है, कायिक विभिन्नताओं का फिर महत्व क्या है? अगर जब वंशानुगत नहीं हो रही, इवोल्यूशन में कोई योगदान नहीं है, तो इनका महत्व क्या है? तो महत्व ध्यान रखिएगा। एक जीव अपने जीवन काल में इन चीजों को क्यों विकसित कर रहा है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ज्ञान वगैरह जो कुछ भी है, तो हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें मालूम है कि हमारा आगे आने वाला, हमारा भविष्य, हमारा समय अच्छा गुजरे। हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है एक जीव अपने अंदर अपनी सफलता पूर्वक जीने के लिए करता है। उपलब्ध परिस्थितियां, उसे ज्ञात है कि भविष्य में ऐसे ऐसे चुनौतियां आ सकती है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करता है। कायिक विभिन्नताएं किसी जीव को उपलब्ध वातावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में मदद करती है। कायिक विभिन्नताओं का महत्व यही है, जो उपलब्ध वातावरण है उसमें वो अच्छे से रह पाए, सफलतापूर्वक जी पाए, इसके लिए वो मदद करती है। तो इसके लिए जैसे पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के अंदर थोड़े बहुत परिवर्तन अलग आएंगे, दूसरी जगहों के अलग आएंगे, तो ये जो चीजें हैं ये उपलब्ध वातावरण में सर्वाइवल के लिए होती है, अच्छे से जीवित रहने के लिए होती है, लेकिन ये अगली पीढ़ी में नहीं जाती। और हर पीढ़ी को कायिक विभिन्नताएं नए सिरे से विकसित करनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा भी नहीं कि कायिक विभिन्नता बाद में वंशानुगत होने लग जाए, बाद में भी नहीं। वंशानुगत तो वो तभी होंगी जब ये विभिन्नता जननिक से उत्पन्न हो, कायिक से नहीं। कायिक विभिन्नताओं के कारण ध्यान रखें कि आखिर किस वजह से उत्पन्न होती है। तो हम इनके 3 कारण ले सकते हैं। सबसे पहले तो वातावरण, हमारा आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह का वातावरण बदला। अब सिंपल सी बात है, देखिए सारा कुछ वातावरण द्वारा ही प्रेरित किया जाता है, नहीं तो अदरवाइज प्रकृति में इवोल्यूशन ही ना हो। भाई अगर हम सवाल पूछें कि इवोल्यूशन क्यों होता है, आखिर जीवों को बदलना क्यों पड़ रहा है, तो जवाब यही है कि उसके आसपास का वातावरण बदल रहा है। हमारे पृथ्वी का वातावरण गतिमान है, गतिशील है, क्योंकि वातावरणीय परिस्थितियां बदलती है, तो उसमें सफलतापूर्वक रहने के लिए जीव को भी बदलना पड़े। बदलाव की क्षमता प्रकृति ने जीव को दी है, और हर पीढ़ी को कहा कि अपने हिसाब से बदलो, और पीढ़ी दर पीढ़ी केवल आधारभूत चीजें जाती हैं, बाकी जीव को खुद विकसित करना होता है कि जैसी उसकी स्थिति है वैसा करना पड़ेगा। किसको कहते हैं? समय के साथ, जमाने के साथ चलना, बदलते हुए वातावरण के साथ चलना, तो परिवर्तन होंगे। तो वातावरण एक बहुत बड़ा कारक है जो जीवों में बदलने के लिए प्रेरित करता है, बदलाव लाता है। तो इससे अब देखिए, वातावरण बदला, जीव बदलेंगे, लेकिन क्या जीव सभी एक जैसे बदले? नहीं। किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी को कुछ अच्छा लगा, तो सब अपने अपने हिसाब से बदलाव करते हैं, और यहीं से अंतर पैदा होता है। इन्हीं को कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। दूसरा, उपयोग अनुपयोग या जीव द्वारा स्वेच्छा से, ये सब लेमार्क ने भी समझा है। उपयोग अनुपयोग ये लेमार्क ने भी कहा था, यूज एंड डिसयूज। उनका कहना था कि जीव द्वारा अपने शरीर के किसी अंग, किसी भाग को अधिक उपयोग करने पर वो उसका भाग अच्छा विकसित हो जाता है, और कोई अगर उपयोग नहीं ले रहा है तो वो कम विकसित होगा। अब किसी व्यक्ति को जिम जाने का शौक है तो वो मांसपेशियां अच्छी बना लेता, मसल्स बना लेता है, एक दूसरा व्यक्ति आलसी नहीं यार, तो उन दोनों को देख करके अंतर दिखेगा। कोई अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, खूब पढ़ाई कर रहा है, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, दूसरे का नहीं है। तो उपयोग अनुपयोग है, हम अपने शरीर का, प्रकृति प्रदत्त इस शरीर का हम कितना उपयोग करते हैं, कितना अनुपयोग करते हैं, उसी अनुसार हम लोगों में अंतर आ जाता है। लोगों की शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं जो भी हैं, ये सब जो भिन्न है, उनमें बहुत बड़ा अंतर उनके उपयोग अनुपयोग का। क्षमताएं, जीन सबके पास एक जैसे, फिर भी शायद हमारी बुद्धिमत्ता एक जैसी नहीं। तो ये हमारा उपयोग अनुपयोग है जो हम लोगों में अंतर पैदा करता है, और ये कायिक विभिन्नता है। या स्वेच्छा से, हमारे स्वेच्छा से किए गए काम, शौकियाना तौर पर, किसी को खेलने का शौक है, कोई स्पोर्ट्समैन बन गया, किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को कुछ, किसी को, तो विभिन्न प्रकार की हॉबी, खूबियां जो हैं
स्वेच्छा द्वारा अपने अंदर किए गए ये परिवर्तन जीव को अन्य से भिन्न कर देते हैं और ये सारी भिन्नताएं कायिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो निष्कर्ष तक पहली बात जो हम करें, कायिक विभिन्नताओं को हम अगली पीढ़ी में नहीं ले जा सकते। कायिक विभिन्नताओं का उपयोग ये है कि ये बदलाव इसलिए होते हैं ताकि जीव अपने उपलब्ध वातावरण में रह सके। और बहुत सारे अंतर जो हम जीवों में देखते हैं आपस में, हम जो अंतर एक दूसरे में देखते हैं वो मैक्सिमम सारे कायिक विभिन्नता है जो अगली पीढ़ी में जानी नहीं। लेकिन ये जरूरी है, भले इनसे ये इवोल्यूशन में सहायक नहीं है लेकिन सर्वाइवल में, जीवित रहने में सहायक होती है। तो पहला प्रकार तो हुआ कायिक विभिन्नता है। अब आगे बात करते हैं दूसरा हम, सेकंड टाइप होता है जननिक विभिन्नताएं, जर्मिनल सेल्स। ठीक है, कि जीवों की जननी कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं। जननी कोशिकाएं जननांगों में पाई जाने वाली थोड़ी सी कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं मेयोसिस द्वारा युग्मक बनाती है और युग्मक संलयन करके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से नए जीव का निर्माण होगा। अर्थात जननी कोशिकाओं में यदि कुछ भी परिवर्तन हुआ तो वो सीधा ही गैमीट और जाइगोट के माध्यम से अगली पीढ़ी में पहुंच जाएगा। तो इसलिए जननिक विभिन्नताएं हमेशा वंशानुगत होती है और इसलिए इवोल्यूशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो अगली पीढ़ी में जाएगा चयन वही होगा, प्रकृति द्वारा चयन होगा और फिर इवोल्यूशन की क्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये बहुत कम है और यहाँ तक परिवर्तन हो पाना मुश्किल ही होता है, लेकिन जो परिवर्तन इनमें होते हैं वो अगली पीढ़ी में भी जाते हैं। तो ये इवोल्यूशन में सहायक है, ये अगली जनरेशन में जाएंगी। ठीक है, अब आप देखिए जब ये अगली पीढ़ी में जा ही रही हैं तो हम जब इनको थोड़ा और गौर से अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि अगली पीढ़ी में इनके स्थानांतरित होने के तरीके में अंतर है। हमने गौर से देखा तो हमें मालूम चला कि कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर हर पीढ़ी में बदलाव आ जाता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं और हर पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा लक्षण बदल भी जाता है। अगर लक्षणों में परिवर्तन, अगर विभिन्नताएं किसी लक्षण में प्रत्येक पीढ़ी में आए तो ये एक सततता दर्शाता है। वही हमने देखा कि कई बार ऐसे परिवर्तन आते हैं लक्षणों में जो कोई सततता नहीं होते, अचानक से किसी पीढ़ी में आ गए। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, हम अपने परिवार में देखिए, अपने दादाजी हैं, अपने पिताजी हैं और हम खुद हैं, 3 पीढ़ियां हैं। जरा उन तीनों में देखिए, ऊंचाई का हमारा एक लक्षण हाइट, क्या तीनों में लक्षण है हाइट? बिल्कुल है, तीनों में हाइट है। लेकिन क्या तीनों में हाइट एक जैसी है? तो नहीं है। हो सकता है दादाजी में 6 फीट की हाइट हो, आपके पिताजी में ये 5 फीट 8 इंच रह गई, आपके अंदर ये 5 फीट 11 इंच हो गई। तो क्या हुआ? ये दादाजी से पिताजी में हाइट तो है लेकिन 4 इंच कम हो गई, फिर पिताजी से आपके अंदर वापस 3 इंच बढ़ गई। अब देखिए वो बढ़ रही है, घट रही है, जो भी है, लेकिन हाइट नाम के इस लक्षण में परिवर्तन तो हर पीढ़ी में हो रहा है। तो ऐसे तमाम परिवर्तन जो लक्षणों में प्रत्येक पीढ़ी में सतत रूप से हो तो उसे कहेंगे सतत जननिक विभिन्नताएं। वो लगातार दिखेगी हर पीढ़ी में, छोटे छोटे परिवर्तन, और बस थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम दोनों दिशाओं में जा सकते हैं। तो ये एक होती सततता। वहीं कुछ और कई बार ऐसा भी होता है कि पता चला किसी परिवार की, किसी पीढ़ी की, किसी बच्चे में सडनली हमने देखा कि और सब में तो किसी में नहीं, लेकिन उस अकेले में 5 की जगह 6 उंगलियां, एक अतिरिक्त उंगली आ गई। इस लक्षण को हम पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। अब छठी फिंगर या अतिरिक्त उंगली होना, क्या ये लक्षण हर बार होता है? क्या नहीं, किसी पीढ़ी में अचानक से दिखा, फिर पता नहीं कब दिखेगा। तो लक्षण इस तरह से असततता लिए हुए भी हो सकते हैं। अर्थात जननिक विभिन्नताओं को उनके वंशानुगति के तौर तरीके के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वंशानुगति के तरीके के आधार पर जननिक विभिन्नताएं 2 प्रकार की होंगी, सतत और असतत, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। सतत जननिक विभिन्नताएं, डिसकंटिन्यूअस असतत जननिक विभिन्नताएं। हम इन दोनों को भी थोड़ा सा समझ लें और इनके भी उदाहरण समझ लें ताकि हमें वंशानुगति की बेसिक चीजें समझ में आए, मतलब वेरिएशन की बेसिक चीजें हमें समझ में आए। पहले हम सतत की बात करते हैं। तो किसी भी जीव में जितने भी लक्षण हैं ज्यादातर उसमें सतत विभिन्नताएं मिलती हैं, ये अधिक सामान्य होती है। ठीक है, ये प्रत्येक पीढ़ी में दिखाई देंगी, ये विभिन्नताएं हर पीढ़ी में आएंगी, थोड़ा थोड़ा चेंज। ये जीव में किसी औसत लक्षण के दोनों ओर होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन हैं। ये छोटे छोटे परिवर्तन, इनमें क्या होता है, लक्षण में एकदम से कोई बहुत बड़ा या आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ जाता। ऊंचाई मान लो 6 फीट है तो अब 1-2 इंच कम हो गई, 1-2 इंच बढ़ गई, ये चलता है। और दोनों ओर होते हैं, एक से दूसरी पीढ़ी में हो सकता है लक्षण बढ़ भी जाए, उससे अगली पीढ़ी में फिर कम भी हो जाए, कोई फिक्स नहीं होता, कभी बढ़ेगा कब घटेगा, कुछ भी हो सकता है। पूर्ण रूप से रैंडम होती है, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे परिवर्तन है। ठीक है, और जब ये छोटे छोटे परिवर्तन चलते रहते हैं तो आगे जाकर के फिर कोई बड़ा परिवर्तन दिखता है और उसके बाद जाकर कोई इवोल्यूशन का कार्य होता है। ठीक है, हमेशा वंशानुगत होंगी, इवोल्यूशन में भी सहायक है। और आप देखें इन सतत विभिन्नताओं पर आधारित इवोल्यूशन का एक और सिद्धांत दिया गया,
एक सिद्धांत दिया गया जिसमें कहा गया कि हर पीढ़ी में थोड़े थोड़े परिवर्तन होते हैं और फिर इनमें से जो सबसे अच्छे परिवर्तन है उनका चयन होता रहता है और इसी तरह से कई हजारों वर्षों में जाकर के एक नई जाति का निर्माण हो जाता है। ये जो इवोल्यूशन का सिद्धांत था ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कही थी। डार्विन मानते थे कि हर पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, एकदम से अचानक कुछ नहीं होता और ये परिवर्तन के बाद जो परिवर्तन अच्छे हैं, प्रकृति अनुरूप अच्छे हैं, उनका चयन होता रहता है और इसी तरह से कई वर्षों में जाकर के फिर परिवर्तन से नई जातियां बनती। अब देखिए, वो डार्विन भी मानते थे कि इवोल्यूशन अत्यंत धीमी प्रक्रिया है और उसका धीमा होने का कारण है। धीमा होने का कारण क्या है? बेसिकली उनका धीमा होने का कारण है ये दोनों दिशाओं में होती है। अगर एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो भले जरा सा भी परिवर्तन हो लेकिन दिशा एक ही हो। तो आप देखिए, मान लीजिए हाइट केवल बढ़ती रहे, हर एक से दूसरी पीढ़ी मान लीजिए आधा इंच 1 इंच हाइट ही बढ़े, लेकिन बढ़े हमेशा। तो हर बार अगर 1-1 इंच भी बढ़ेगी तो आप देखिए कुछ पीढ़ियों बाद हाइट कहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, एक से दूसरी पीढ़ी में हाइट 2 इंच बढ़ी, दूसरी से तीसरी में 3 इंच कम हो गई, फिर 4 इंच बढ़ी, फिर 2 इंच कम हो गई, कभी बढ़ा कभी कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ। तो लक्षण के अंदर एकदम से परिवर्तन इतना नहीं आएगा, ये फ्लक्चुएशन है। सतत विभिन्नताओं को फ्लक्चुएशन भी कहते हैं और इसीलिए इनको देखने के लिए पूरी पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम मानव की एक पॉपुलेशन ले लें और उसमें ऊंचाई का अध्ययन करें कि भाई किस किस व्यक्ति की कितनी हाइट है जरा नापो, और उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो आप देखिए सतत विभिन्नताओं का जो ग्राफ बनेगा, अगर हम इधर जीवों की संख्या ऊंचाई लिखें तो यह ग्राफ हमेशा इस तरह से घंटी के आकार का बने। और मानव की पॉपुलेशन में न्यूनतम 4 फीट से लेकर 6 फीट या 7 फीट तक की हाइट मिली। ठीक है, 4 फीट से लेकर 7 फीट तक की हाइट है। 4 फीट वाले बहुत कम है, 7 वाले कम है, फिर ये बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जीव की संख्या हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा संख्या कहाँ आ रही है? मान लीजिए 5.5 फीट आ रही है, 5 फीट 6 इंच। हमने एक पॉपुलेशन का अध्ययन किया और सारे जीवों की हाइट को हमने ग्राफ बनाया। तो जिस लक्षण का ग्राफ इस तरह से घंटी के आकार का आ रहा है, यूं समझ जाइए कि ये सतत विभिन्नता दर्शा रहा है। पॉपुलेशन में बिल्कुल कम हाइट और बिल्कुल ज्यादा हाइट वाले बहुत कम लोग होंगे और सबसे ज्यादा हाइट जिस वाले होंगे वो औसत लक्षण है। अब 5 फीट 6 इंच, 5.5 फीट की हाइट इस पॉपुलेशन का इस वक्त एक औसत लक्षण है ऊंचाई का। ठीक है, अब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी में कुछ हाइट बढ़ी घटी, ये चलता रहेगा और कई 100 वर्षों बाद अगर हम दोबारा इस पॉपुलेशन का ग्राफ बनाए तो ग्राफ तो हाइट का ऐसा ही बनेगा, घंटी के आकार का। लेकिन जरूरी नहीं कि औसत 5 फीट 6 इंच ही आए। 100 वर्षों बाद मान लीजिए हमने इस पॉपुलेशन का फिर अध्ययन किया और इस बार 5 फीट 8 इंच वाले सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तब हम कहेंगे इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि इन 100 वर्षों में इस पॉपुलेशन की हाइट का औसत जो 5 फीट 6 इंच हुआ करता था अब 5 फीट 8 इंच हो गया। 100 वर्षों में जाकर के 2 इंच खिसका। समझे? इस तरह से होता है इवोल्यूशन। इस 2 इंच को बढ़ने में जाने कितनी बार तो हाइट बड़ी भी होगी, घटी भी होगी, बड़ी भी होगी, घटी भी होगी, और तब जाकर औसत में परिवर्तन आया। जब औसत लक्षण में परिवर्तन आएगा तब इवोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, और बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी औसत के दोनों और ये फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मान लो हाइट ज्यादा हुई तो कुछ ज्यादा वाले कुछ कम वाले यही चलते रहते। ठीक है, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप देखोगे तो आप इवोल्यूशन का अंदाजा नहीं लगा पाओ। सतत विभिन्नताओं से जो इवोल्यूशन होता है उसके लिए कई पीढ़ियों बाद देखा जाता है, लंबा स्पान चाहिए। तभी डार्विन कहते थे इवोल्यूशन एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया और हजारों सालों में जाके थोड़े थोड़े परिवर्तन होते हैं और लाखों करोड़ों सालों में जाकर के कुछ नई जातियां बनी है। ठीक है, डार्विन अपनी बात में कतई गलत नहीं थे, क्योंकि ये विभिन्नताएं वंशानुगत हैं तो निश्चित रूप से इवोल्यूशन में मदद करें और ये छोटे छोटे परिवर्तन है जो लगातार चलते हैं। ठीक है, इनका कारण समझ लें कि ये जो सतत विभिन्नताएं हैं ये सतत विभिन्नताएं होती है लैंगिक जनन के कारण। देखिए, लैंगिक जनन विविधताएं उत्पन्न करता है, ये बात ध्यान रखिए। लैंगिक जनन में जो मियोसिस होता है और मियोसिस में जीन विनिमय नाम की एक प्रक्रिया होती है। मैं जीन विनिमय को आगे हेरिडिटी के पार्ट में ज्यादा डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रख लें कि जीन विनिमय विभिन्नताओं का एक स्रोत है, क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय हो रहा है और जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में जो यादृच्छिक संगम होता है, रैंडम मैटिंग, कोई सा भी गैमेट किसी से भी सेलेक्ट हो गया तो नए नए संगठन बनते रहते हैं, ये चीजें सतत विभिन्नताएं लाती है। ठीक है, सतत विभिन्नताओं का कारण ध्यान रखना। जैसे कायिक विभिन्नताओं का कारण वातावरण था या जीव की स्वेच्छा द्वारा परिवर्तन थे, तो
ये सतत विभिन्नताओं का कारण है मियोसिस का जीन विनिमय और लैंगिक जनन। इससे सतत विभिन्नताएं आती हैं। जीन विनिमय का जेनेटिक्स के आधार पर जो विभिन्नता है ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। बाकी अगर हम उदाहरण देखें इस तरह के, तो जीवों में बहुत सारे ऐसे जिस भी लक्षण में हर पीढ़ी में परिवर्तन हो रहा है, आकार आकृति, कोई आकार हर पीढ़ी में एक जैसा नहीं है। पेड़ पौधों से लेकर मानव तक सबका आकार आकृति में हर पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। आकार आकृति, रंग में, कलर में, ऊंचाई में, वजन में, ऐसे और भी कई सारे परिवर्तन हैं जो प्रत्येक पीढ़ी में आपको दिखाई देंगे। तो जेनेटिक विभिन्नताओं में ऐसे परिवर्तन जो अत्यंत छोटे और औसत लक्षण के दोनों ओर विचलित होने वाले ये परिवर्तन सतत विभिन्नताएं कहलाती हैं। ये विचलन भी कहलाते हैं, कभी बढ़ गया किसी पीढ़ी में, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, और ये सब जीन विनिमय, लैंगिक जनन, इन्हीं सब की वजह से होता है। डार्विन का पूरा सिद्धांत जो है सतत विभिन्नताओं पर आधारित था, और इसीलिए डार्विन का कंसेप्ट आज तक भी सही माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरा प्रकार, और दूसरा प्रकार है असतत विभिन्नताएं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं जो है इतनी सामान्य नहीं है, अत्यंत विरल है, कम मिलती है। यहाँ पर ये हर पीढ़ी में नहीं आती हैं, ये जीवों में किसी पीढ़ी में अचानक उत्पन्न होती, बिल्कुल रैंडम है, कोई सततता नहीं है, पहले से कोई इनका जुड़ाव नहीं है, अचानक से उत्पन्न होती। ये कई बार काफी बड़े परिवर्तन होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ये छोटे या बड़े दोनों प्रकार की हो सकती हैं, और ये सडन होती है, लेकिन ये वंशानुगत होती है, वंशानुगत होती है, और इसीलिए इवोल्यूशन में भी सहायक है। इवन डार्विन ने भी ये चीज देखा था। डार्विन तो ये मानते थे कि हर पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन डार्विन ने भी एहसास महसूस किया कि कभी कभी कुछ बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, अचानक से कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये बहुत विरल होते हैं, इसलिए डार्विन ने तो उनको नगण्य मानते हुए इग्नोर कर दिया। लेकिन डार्विन के बाद एक वैज्ञानिक और आए, ह्यूगो डी वेरीज। आप इवोल्यूशन के चैप्टर में तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे ह्यूगो डी वेरीज का। ह्यूगो डी वेरीज ने इवोल्यूशन का एक और सिद्धांत दिया। वो डार्विन की इस बात से असहमत थे कि छोटे छोटे परिवर्तन और लाखों करोड़ों सालों में जाके इवोल्यूशन होता है। ह्यूगो डी वेरीज ने कहा कि कई बार तो एक ही पीढ़ी में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि एक पीढ़ी में नई वैरायटी बन जाती। ह्यूगो डी वेरीज गलत नहीं थे, उन्होंने साबित करके दिखाया। ओइनोथिरन नामक प्लांट में उन्होंने काम किया, और उन्होंने देखा कि म्यूटेशन से कई बार बड़े बड़े परिवर्तन एक पीढ़ी में आ जाते हैं। ये अचानक होने वाले परिवर्तन, हालांकि वो भी मानते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन ये इवोल्यूशन की गति बढ़ा देते हैं। कई हजारों पीढ़ियों का काम एक पीढ़ी में हो जाता है कई बार, ठीक है। तो जितने भी ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ये म्यूटेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। म्यूटेशन और परिवर्तन जो होता है ये अचानक बड़े परिवर्तन ला देता है। डार्विन ने इनको नाम दिया था स्पोर्स, लेकिन डार्विन ने इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। स्पोर्स और साल्टेशन भी कहा जाता है, ये म्यूटेशन के पुराने नाम हैं, बाकी आजकल अब हम इसको म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। असतत विभिन्नताएं म्यूटेशन की वजह से होती है। म्यूटेशन कभी भी, कहीं भी, किसी भी कोशिका में, किसी भी पीढ़ी में अचानक से होता है, और कई बार तो इतने बड़े परिवर्तन आते हैं कि एक ही पीढ़ी में नई वैरायटी, नई जातियां तक बन सकती हैं। इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज का जो हमारा आधुनिक कंसेप्ट है इवोल्यूशन का, उसमें डार्विन का सतत और हर पीढ़ी में होने वाला परिवर्तन, और डी वेरीज का असतत म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दोनों को संयुक्त रूप से लेकर के इवोल्यूशन समझाया जाता है। लेमार्क जरूर खारिज हो गए, क्योंकि उन्होंने कायिक विभिन्नताओं को आधार बनाया, ठीक है। तो कभी कभी अचानक होने वाला, इसमें कोई सततता नहीं, एकदम से ऐसा परिवर्तन आएगा जो पहले कभी था ही, ठीक है। तो म्यूटेशन की वजह से होता है, जबकि सतत विभिन्नता जीन विनिमय और लैंगिक जनन की वजह से हर पीढ़ी में थोड़ी थोड़ी आती है। इसके भी अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो मानव और अन्य जीवों के हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। मानव के भी पॉलीडक्टाइली, अतिरिक्त उंगलियां, 5 की बजाय 6ठी उंगली होना, 7वीं उंगली होना, 1-2 उंगलियां एक्स्ट्रा हो जाती। अब ये लक्षण ऐसा है जो कभी कभार दिखेगा असतत रूप से। अब असतत केवल दिखने की वजह से, जैसे पिताजी में मान लीजिए एक अतिरिक्त उंगली का है लक्षण है, यानी कि जीन है, उनके बच्चों में नहीं आया, फिर उसके भी बच्चों में नहीं आया, फिर जाके किसी में आ गया, अच्छा चौथी पीढ़ी में जाके। अब आप देखिए वो जीन जो था वो पिता से पुत्र में लगातार गया है। इनके जीन हर पीढ़ी में जा रहे हैं, लेकिन ये लक्षण कभी कभी दिखते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। वंशानुगति तो हो रही है ना, लेकिन लक्षण नहीं दिखते इनके हर बार, लक्षण कभी कभी आते हैं, ठीक है। अतिरिक्त उंगलियां, ब्रेकीडक्टाइल, ब्रेकी का मतलब होता है लघु, छोटी उंगलियां, कभी कभी 1-2 उंगलियां या सारी उंगलियां बहुत छोटी छोटी, ये मानव का मिलने वाला एक म्यूटेशन का लक्षण है। जन्म जाती होती है छोटी छोटी उंगलियां। एक होता है सिंडक्टाइल, संयुक्त, वहां क्या होता है कई बार 2 उंगलियां, ऊपर से तो 2 दिख रही लेकिन ये बिल्कुल जुड़ी हुई होती, संयुक्त फिंगर्स, फ्यूज्ड फिंगर्स। ये सब म्यूटेशन वाले लक्षण हैं,
जो आप मानव में बहुत विरल रूप से कभी कभार देखेंगे। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंकन शेप। एंकन शेप जो होती है ये छोटे पांव वाली भेड़ होती है। आप देखिए छोटे पांव वाली ये भेड़, ब्रिटेन में ये देखा गया, एक वैज्ञानिक सेथ राइट, ठीक है, उन्होंने देखा कि नॉर्मली जो भेड़ होती है उनके पांव की लंबाई अच्छी होती है, और अचानक से एक ऐसा म्यूटेशन हुआ कि एक सामान्य भेड़ से एक ही पीढ़ी में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अगली पीढ़ी में उनके पांव की लंबाई आधी रह गई और छोटे पांव वाली एक नई प्रजाति बन गई। ये एक जनरेशन में बनी है, सिंगल जनरेशन, पांव छोटे हो गए। इसको एक नया नाम दिया गया एंकन शेप, और ये आज तक मेंटेन है। सडनली एक ही पीढ़ी में बनी थी, और बल्कि आजकल ये ज्यादा पसंद की जाती है क्योंकि पांव से कोई ज्यादा ऊन नहीं मिलती। पांव छोटे होने से ऊन की क्षमता में कोई कमी नहीं आई, बल्कि पांव छोटे होने से किसानों के लिए इनको रखना आसान हो गया। ज्यादा ऊंची बाड़ नहीं बनानी पड़ती, ज्यादा इधर उधर भागती नहीं है, तो आज भी पसंद की जाती है। म्यूटेशन से बना हुआ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक पीढ़ी में एक नई वैरायटी बन गई एंकन शेप। और भी है हेयरलेस कैट्स एंड डॉग। जंतुओं में आप कुत्ते बिल्लियों में देखिए कई बार बाल विहीन होते, रोम विहीन, ये म्यूटेशन से उत्पन्न होते हैं। हॉर्नलेस कैटल, मवेशियों के जो ये सींग होते हैं, सींग नहीं होते, कई बार म्यूटेशन है ये। इस तरह के ये लक्षण आप देखिए कोई बहुत सामान्य रूप से नहीं मिलेंगे, सततता लिए हुए ये लक्षण होते हैं। और ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये कभी कभी आएंगे, और कभी आएंगे भी सही तो वापस अगली पीढ़ी में तुरंत आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो म्यूटेशन से अब जैसे ये तो कुछ ऐसे रहे लक्षण है, बाकी कई अच्छे लक्षण भी बने, तो कभी कभार अच्छे भी बन जाते हैं, खराब वो भी चयन होता है, और उसके बाद जो बेटर होता है वो रुक जाता है, बाकी हटती जाती चीजें। तो जननिक विभिन्नताओं के दो भाग हो गए, सतत, असतत। सतत जो कि लैंगिक जनन और जीन विनिमय पर आधारित है और हर पीढ़ी में दिखाई देती है, डार्विन का पूरा सिद्धांत उसी पे चलता है। तो असतत विभिन्नताएं म्यूटेशन से उत्पन्न होने वाली, कभी कभी अचानक होने वाली ये विभिन्नताएं हैं, जो डी वेरीज के म्यूटेशन सिद्धांत इन्हीं पर चलता है। और यही दोनों विभिन्नताएं, ध्यान रखिएगा, यही दोनों विभिन्नताएं पूरे इवोल्यूशन के लिए आधारभूत काम करती हैं। अब इसमें सतत विभिन्नताएं जो होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, उसमें लक्षण में एकदम से बड़ा परिवर्तन नहीं आता। जो औसत लक्षण चला रहा उसी में थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो जाता है, जबकि असतत विभिन्नताएं पूर्ण रूप से एक नया लक्षण बना सकती है। जैसे लाल पुष्प होते थे, म्यूटेशन के बाद अगली पीढ़ी में पीले पुष्प होने लगे, तो लाल से सीधा कलर पीला ही हो गया, ठीक है। और अगर अब लाल है और अगली पीढ़ी में थोड़ा गहरा लाल, फिर हल्का लाल, मतलब वो लाल रंग के आसपास ही चल रहा है, तो वो सततता वाली बात है। और एकदम से एक पीढ़ी में अचानक ही कलर बदल गया, वो असतत है। प्रकृति में दोनों चीजें होती हैं, म्यूटेशन भी होगा, जीन विनिमय, दोनों ही विभिन्नताओं के मुख्य कारण है, ठीक है। बाकी वातावरण से कायिक विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है, ये सारी चीजें हैं। मतलब पूरी विभिन्नताओं के तीन हिस्से हो गए, सोमेटिक वेरिएशन, सतत जननिक विभिन्नता और असतत जननिक विभिन्नता। इन तीन वेरिएशन पर इवोल्यूशन के तीन सिद्धांत हैं, लेमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, डी वेरीज का सिद्धांत। अब इसीलिए हमने कहा था कि वेरिएशन का ज्यादा उपयोग आपको जो है वो इवोल्यूशन में मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर वेरिएशन क्या है, कितने प्रकार के हैं, उनके पीछे का आधारभूत कारण क्या है, ये हमने समझा। तो देखिए, जब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आगे चलेंगे, हमारा मुख्य काम या वंशानुगति समझना है, हेरिडिटी। तो जब हेरिडिटी होती है, तो कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आनुवंशिक सूचना स्थानांतरित होती है तो उनमें बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। ये बदलाव छोटे छोटे हो सकते हैं या किसी पीढ़ी में अचानक से भी हो सकते हैं, सतत असतत, ठीक है। तो ये तो हमारा वेरिएशन वाला पार्ट था। अब हम उसके बाद हेरिडिटी वाले सेगमेंट पर आएंगे कि हेरिडिटी क्या है और उसमें क्या कुछ प्रयोग किया गया।